कंप्लीटेड अमाइंस। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। तो रिएक्शन ऑफ एनिलीन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है फिनॉल के, एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। ठीक है, सो टुडे वी विल हैव द रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। सो लेट्स बिगिन विद रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। ये देखिए एनिलीन कैसे रिएक्ट करता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। व्हाट कैन बी द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। देखिए अगर आप फिनॉल के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो फिनॉल इसमें सिमिलरिटी है। ठीक है, जैसे कि एनिलीन जो है यहां पे NH2 ग्रुप है, NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा कि दिस विल गेट डीलोकलाइज्ड एंड CN बॉन्ड जो है वो ज्यादा कंजुगेट करता है। ज्यादा कंजुगेट करने का मतलब है एक्टिवेशन ज्यादा होगी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एंड विद द रिजल्ट देयर विल बी मोर ऑफ द एक्टिवेशन। एंड यहां पे जो इसकी रिएक्शंस है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि ये वाली रिएक्शंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ी है जिसमें कि NH बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, जो कि आपने एस्टाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शंस पढ़ी या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस पढ़ी। ठीक है, जो कि फिनॉल भी दिखाता है। तो ये आपने पढ़ा कि जब NH बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, दे आर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइंस एज वेल एज एनिलीन। अब अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो देयर विल बी द एक्टिवेशन एट दीज पोजीशंस, दैट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो असल में हम ये वाले रिएक्शंस इसमें डिस्कस करेंगे जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। दैट मींस वी विल बी डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी आपने वो चीजें पढ़ी हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें इसमें आसानी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता के इसको फिनिश अप करते हैं। कुछ रिएक्शंस है इसको जो हमें सीखने की जरूरत है। एक मेथड है दैट्स कॉल्ड एज द ग्रुप प्रोटेक्शन मेथड, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं डायरेक्टली आता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। सो आई विल हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of aniline। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। नाउ इसमें सबसे जो है हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट्स कॉल्ड एज द ब्रोमिनेशन। सो वी विल हैव द ब्रोमिनेशन फर्स्ट। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, सो हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन हमारे पास है। ठीक है, इसको हम ब्रोमिनेट करेंगे, Br2 को ऐड करेंगे और ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट वी से अ फिनॉल। ये मैंने आपको पढ़ा है फिनॉल चैप्टर में, जैसे वहां पे होता है वैसे यहां पे भी होता है। वहां पे हम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हैं तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। यहां पे भी हम अगर हम वाटर के प्रेजेंस में करेंगे दैट इज इफ वी पुट द वाटर, तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ रीजन शेयर किए हैं। तो अगर हम वाटर का यूज करेंगे तो यहां से Br पॉजिटिव निकलेगा, वो अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, वहां से H पॉजिटिव रिलीज करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करने के साथ HBr बनेगा। तो यहां पे आपको डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट में ऐसे दिखाऊंगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। हमारे पास यहां पे NH2 है और हमारे पास यहां पे Br आएगा, Br पॉजिटिव अटैक करेगा, यहां पे Br पॉजिटिव और यहां पे Br पॉजिटिव अटैक करेगा। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आपको यह चीज भी बताई है कि अगर आप CS2 में करोगे तो वहां पे मोनोब्रोमिनेशन होती है। बात समझ में आ रही है? तो मसला यहां पे यह है कि ये रिएक्शन जो है ऑलरेडी इन द चैप्टर ऑफ जो हमारे पास फिनॉल है उसमें हमने डिस्कस किया है और इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ फिनॉल। हमें कोई नई चीज इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक नई चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे करना है, लेट अस सपोज यू विल कैरी द ब्रोमिनेशन, यू वांट टू हैव द ब्रोमिनेशन प्रेफरेंशियली एट पैरा पोजीशन। ठीक है, सो लेट्स लर्न दैट बिकॉज दैट्स न्यू। सो उस चीज को हम सीखने की कोशिश करें। तो ब्रोमिनेशन एट पैरा पोजीशन पे आप कैसे कर सकते हैं? ब्रोमिनेशन एट पैरा पोजीशन पे आप कैसे करेंगे? बात समझ में आई? ये हमें सीखने की जरूरत है, इसको मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास मान लीजिए एनिलीन है, आपने यहां पे एनिलीन लिया
और आपने इसको ट्रीट किया ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हो तो ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ CS2 बनता है तो ऑर्थो एंड पैरा बनता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको प्रेफरेंशियली अगर आपको ब्रोमीन इस पोजीशन पे यानी पैरा पोजीशन पे चाहिए तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? ठीक है, उस टाइम पे आप क्या करें? देखिए क्या हम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम एनिलीन को किसी दूसरे ग्रुप में पहले कन्वर्ट करते हैं और दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद वो जो ग्रुप होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है, वो बड़ा होता है। और स्लाइटली लार्जर होने की वजह से क्या होता है कि जब ये ग्रुप, जब आप इसको किसी दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करोगे जो स्लाइटली लार्जर है, तो फिर ऑर्थो पे उस ब्रोमीन के अटैक करने से वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस होती है और इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेंशियली पैरा पोजीशन पे जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है, हम फिर उस ग्रुप को वापस एनिलीन यानी NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आई? पहले हम एनिलीन को किसी दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे जो कि स्लाइटली लार्जर होगा, लार्जर होने की वजह से ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम हो जाएगी ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। उसके बाद अटैक विल मेनली ऑकर एट द पैरा पोजीशन, ठीक है, और उसके बाद उस ग्रुप को हम रिवर्ट बैक करेंगे अपने ग्रुप में, दैट्स द NH2 ग्रुप, यानी हम ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिवर्ट बैक करेंगे, NH2 को वापस लाएंगे। सो लेट्स लर्न दैट हाउ वी कैन डू दैट। सी व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केसेस कि हमारे पास अगर ब्रोमीन है तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे यानी पहले इसको रिएक्ट कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, यानी एसिटाइलेशन करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि या तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कीजिए या एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एज अ बेस। तो इसमें क्या होगा ऑलरेडी आपको पता है, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। इस रिएक्शन में एनिलीन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद HCl रिमूव हो जाएगा और आपको सिंपली प्रोडक्ट जो है मैं यहां पे दिखाऊंगा, सीधे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। You will get the product as NHC double bond OCH3, ये आपको जनाब प्रोडक्ट आपको मिलेगा माइनस HCl और उस HCl को न्यूट्रलाइज करेगा पायरिडीन। अब देखिए यहां पे डिफरेंस क्या है, ये जो ग्रुप कन्वर्ट हो गया इसमें, अब मसला यहां पे ये है कि एक तो ये लोन पेयर है कंजुगेटेड टुवर्ड्स C डबल बॉन्ड O एज वेल, सो इट्स अ क्रॉस कंजुगेटेड सेंटर। दूसरा अगर आप इस ग्रुप को देखोगे, ये ग्रुप स्लाइटली बड़ा ग्रुप है, स्लाइटली बड़ा ग्रुप होने की वजह से अगर यहां पे आप इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको रिपल्शंस हो जाएंगे, तो इस वजह से जो नेक्स्ट अटैक ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन का अटैक प्रेफरेंशियली होता है किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ट्रीट करूंगा, जहां से Br पॉजिटिव मिलेगा, यहां से Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव मिलेगा, Br पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा, यहां से H पॉजिटिव रिलीज होकर Br नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है यू विल ऑब्टेन द प्रोडक्ट एज NHC डबल बॉन्ड O CH3, देन वी विल गेट दिस, ठीक है, और यहां पे आपको Br आएगा इस पोजीशन पे, यू विल गेट Br एट दिस पोजीशन, प्लस यू विल गेट HBr, प्लस यू विल गेट व्हाट? HBr। तो हमने माइग्रेशन जो पैरा प्रोडक्ट इसलिए आया क्योंकि देयर विल बी स्टीरिक हिंड्रेंस एट दिस प्लेस एंड दिस प्लेस ड्यू टू लार्जर ग्रुप बिकॉज वी हैव कास्ट द एसिटाइलेशन, और उसकी वजह से Br जो है दैट विल मूव टू व्हाट वी से पैरा पोजीशन। पहले आप इसको उतारिए, देन वी विल हैव द नेक्स्ट स्टेप टू प्रोसीड हाउ वी कैन गेट द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। इसको उतारिए आप पहले। हो गया? नाउ सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, देख लीजिए नेक्स्ट में, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट में जब ये बना, वंस वी हैव ऑब्टेन दैट प्रोडक्ट, उसके बाद देखिए क्या होता है, हमारे पास ये प्रोडक्ट आया NHC डबल बॉन्ड OCH3, यहां से Br आया, ठीक है। अब इसको यानी ये जो अमाइड लिंकेज है यहां पे, ये या तो आप इसको एसिड डालिए या OH डालिए या बेस डालिए, या एसिटिक हाइड्रोलिसिस कीजिए या बेसिक हाइड्रोलिसिस कीजिए।
अगर आप मान लीजिए ऐसे डालेंगे तो यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर आप यूज करेंगे तो यहां पे क्या देखिए, यहां पे इस साइड से, ठीक है, इस साइड से आपका H पॉजिटिव जाएगा, यानी ये NH2 बनेगा, लेकिन अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो NH3 बनेगा, और यहां से OH आएगा, यानी अगर हम एसिड H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज करेंगे H2O, ठीक है, तो ब्रेकिंग प्लान यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव लाइए, उसके बाद you will obtain the product as NH2, और उसके बाद यहां पे आपको आएगा Br प्लस वाटर का H इसके साथ गया, OH इसके साथ जाएगा, तो इसका मतलब है OH C डबल बॉन्ड OCH3 यहां पे आया। लेकिन अगर एसिडिक कंडीशन से, एसिड में तो वो तो सर्वाइव करेगा बिकॉज दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या होता है, इसको फर्दर प्रोटोनेशन हो सकती है, एसिडिक कंडीशंस में इसको फर्दर प्रोटोनेशन हो सकती है, यानी ये बनेगा NH3 पॉजिटिव और Br जो है वो इस पोजीशन पे आएगा। लेकिन फिर इसको ट्रीट करेंगे थोड़ा बेसिक मीडियम के साथ, बेसिक मीडियम में आपको रिजनरेट एनालिन हो जाए, यानी अगर यहां पे प्रोटोनेशन होती है तो बेस थोड़ा ऐड कीजिए, you will get aniline back, so NH2, then you will get Br here, so you will get Br here, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव जो है वो इसके साथ कंबाइन हो गए, तो that means we have preferentially we are getting what product, para product. This is how the bromination is caused by para position, and this is also called as group protection method. देखिए क्या हम करते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि एक मेथड है दैट्स कॉल्ड एज ग्रुप प्रोटेक्शन मेथड, उसमें हम यूजुअली हम इसको एस्लेशन करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसके बाद रिवर्ट बैक करते हैं। रिवर्ट बैक का मतलब देखिए क्या है, पहले हमने एस्टेमाइड बनाया, ठीक है, यानी अमाइड लिंकेज यहां पे लाई, फिर इसको हाइड्रोलाइज किया बाय यूजिंग एसिड और बेस, एंड फाइनली वी आर गेटिंग NH2 back. This method is also called as group protection, which we will be using in the next example. आप इसको पहले उतारिए, then we will have the next. हो गया, ठीक है, सो दिस इज ब्रोमिनेशन एट व्हाट पोजीशन, पैरा पोजीशन। पहले इसको उतारिए आप, देन विल हैव द नेक्स्ट वन, दैट्स द नाइट्रेशन। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट इज नाइट्रेशन, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन ऑफ एनालिन। देखिए क्या होता है इसमें, अगर आप यहां पे देखेंगे ये हमारे पास एनालिन है, एनालिन को अगर हमें नाइट्रेट करना होगा तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, यू नो दैट नाइट्रेशन इज कैरीड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सही, उसके बाद NO2 आता है, वो यहां पे अटैक करता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बिकॉज इट्स एक्टिवेट। लेकिन एनालिन के केस में अगर आप देखोगे फिर से वही प्रॉब्लम है, देखिए एनालिन जो है वो बेसिक भी है, बेसिक होने की वजह से क्या होता है, यहां पे एसिडिक कंडीशन, यहां से H पॉजिटिव आता है वो उसको प्रोटोनेट कर देता है, प्रोटोनेशन की वजह से ये पॉसिबिलिटी है, यहां पे अगर ये एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट हो गया, ये बनेगा NH3 पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो फेवर नहीं करेगा, क्योंकि NH3 पॉजिटिव जो है ये -I वाला ग्रुप है, जो कि -I इफेक्ट दिखाता है, या जो कि डीएक्टिवेटर है, यानी जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पोजीशन पे प्रेफरेंशियली अटैक करेगा या इस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस पे तो काम करेगा।
और यहां से आपको पता है कि ये इन कंजुगेशन विद बेंजीन भी नहीं है, ये डीएक्टिवेटर है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कम हो जाता है। फिर अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कम होता है तो यहां पे हमारे पास जो है एक तो मेटा आइसोमर बनता है, यानी एक तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक NO2 का यहां पे होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन में आपने पढ़ा है नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव। और दूसरी पॉसिबिलिटी है ये, यानी मेटा जो है मेटा आइसोमर बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये भी बन सकता है, अनदर पॉसिबिलिटी इज NH3 यहां पे आएगा, NH3 पॉजिटिव, और NO2 यहां पे अटैक करेगा पैरा पे। एक और पॉसिबिलिटी है फिर ऑर्थो पे अटैक हो सकता है, लेकिन यहां पे जो रेशो है, रेशो जो है NO2 का, वो एक तो सबसे पहले पैरा का रेशो ज्यादा होता है, उसके बाद मेटा का, और उसके बाद ऑर्थो का। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली ऑर्थो पैरा रेशो जो है आपस में ऑब्टेन होता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये इस वजह से होता है क्योंकि एनालिन जो है inside the acidic conditions it gets protonated, aniline ion is produced, and because of the minus I effect जो है, अगर इसका minus I effect हम काउंट करेंगे तो minus I effect जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब है कि पैरा पे सबसे ज्यादा अटैक होगा, उसके बाद मेटा पे, और उसके बाद ऑर्थो पे, जो हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है ऑर्थो पैरा रेशो जो है यहाँ पे वो उतना नहीं आता है जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास एक और मेथड भी है जो कि दोनों केसों में हम यूज करते हैं, चाहे हम सल्फोनेशन करेंगे वहां पे भी हम एसिडिक कंडीशंस यूज करते हैं, चाहे हम नाइट्रेशन करेंगे वहां पे भी हम एसिडिक कंडीशंस यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर ऑर्थो पैरा रेशो ऑब्टेन करने के लिए, यानी मेटा रेशो को डिक्रीज करने के लिए और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ाने के लिए हमारे पास जो अभी मैंने आपको बोला, वी हैव अ मेथड दैट्स कॉल्ड एज ग्रुप प्रोटेक्शन मेथड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, जो कि सल्फोनेशन में भी यूज होता है इन अ सिमिलर मैनर। ठीक है, तो सल्फोनेशन आप खुद देखेंगे, नाइट्रेशन में आपको यहां पे सिखाऊंगा, तो उसके बाद वी विल हैव द नेक्स्ट एग्जांपल्स फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट, सो दैट वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर। तो यहां पे देखिए क्या होता है, हम करेंगे यूज ग्रुप प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है, आप इसको पहले उतार सकते हैं, उसके बाद हम इसको आगे ले जाते हैं। दिस इज HNO3 in presence of H2SO4. This is what happens. You can write. हो गया? Let's try to understand now the next one. अब हम यूज करेंगे ग्रुप प्रोटेक्शन मेथड। अब ग्रुप प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, जो हमें प्रॉब्लम आ रही है उसको हमें खत्म करना है। एनालिन को पहले किसी दूसरे ग्रुप में प्रोटेक्ट करेंगे, यानी हमारे पास NH2 है, ठीक है, तो इसको हम दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर वापस लाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि एस्टाइलेशन करेंगे। तो पहले हम इसको एस्टाइलेट करेंगे, एस्टाइलेशन करेंगे, CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो हमारे पास जो है ये बनेगा NHC डबल बॉन्ड OCH3। हो गया प्रोटेक्शन, प्लस HCl, दैट विल बी, यहां से HCl निकलेगा एंड दैट HCl विल कंबाइन विद पायरिडीन, दैट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये अगर आप इसको देखोगे इट्स अ क्रॉस कंजुगेटेड सेंटर। क्रॉस कंजुगेशन का मतलब क्या है कि एसिडिक कंडीशन में ये सर्वाइव करता है। बात समझ में आई? तो यहां पे अब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। लेट अस सपोज नाउ वी विल कैरिंग इलेक्ट्रोफिलिक HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये क्रॉस कंजुगेटेड है। क्रॉस कंजुगेटेड का मतलब है कि इसका लोन पेयर जो है वो कंजुगेटेड दोनों साइडों से, बेंजीन से भी है और यहां से भी है। ठीक है, किस ओर ये ज्यादा कंजुगेट करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब जब ये ज्यादा डीलोकलाइज करेगा तो उसकी वजह से देयर आर लेसर चांसेस that it will get protonated, and when it will not there are lesser chances when it will get protonated. So what happens is इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये ऊपर से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है एक तो यहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा और यहां पे अटैक करेगा। तो हमारे पास जो है ऑर्थो पैरा जो है रेशो मिलेगा। तो कभी आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर ने तो अभी बनाया कि हम इससे ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है,
तो उससे हमें मेनली पैरा आइसोमर बनता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हमारे पास एक और मेथड है ब्लॉकिंग पैरा पोजिशन। हम किसी बड़े ग्रुप से पहले इसको ब्लॉक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उस ग्रुप को वापस निकालते हैं। ठीक है, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक है जिससे हम पैरा पोजीशन को ब्लॉक करते हैं, और क्योंकि वो बड़ा ग्रुप होता है वो पैरा पे जाता है, और तो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। काफी सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं कि हम एक तो ये आइसोमर बनेगा और दूसरा ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH3, और उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास नाइट्रेशन जो है वो इस पोजीशन पे, यानी NO2 ग्रुप इस पोजीशन पे आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन हाँ पैरा आइसोमर ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू व्हाट वी से एन ऑर्थो आइसोमर। फिर इसको वापस रिवर्ट करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसको NH2 में रिज्यूम करने के लिए अभी मैंने आपको ब्रोमिनेशन में सिखाया कि आप इसको एसिड या बेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड कीजिए, उससे वापस आएगा अपने जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको NH2 ग्रुप में, और उस तरह से हमने नाइट्रेशन प्रेफरेंशियली की पैरा पे, उसके बाद किस पे, ऑर्थो पे। मेटा आइसोमर यहाँ पे बहुत कम बनता है बिकॉज इट एक्ट्स एज एक्टिवेटर। इज इट क्लियर? सेम इज द केस विद द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इसी एक मेथड से कर सकते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो वहां पे आपको सिर्फ एक चीज है, ज़िविट्राइन फॉर्मेशन होता है, लेकिन प्रोटेक्शन आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो दिस इज कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इज इट क्लियर? और दूसरी बात, फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन इसको नहीं होती है, जैसे कि फिनॉल को नहीं होती है, इसको भी नहीं होती है। रीजन यही है कि इसका N का लोन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट AlCl3 के साथ करता है, तो उसकी वजह से नहीं होता है। तो ये हमने आपको बताया कि ग्रुप प्रोटेक्शन मेथड। फिर अगर आप इसको यूज करेंगे H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो आपको वापस NH2 मिलेगा। दैट मीन्स यू हैव कैरीड एक्चुअली द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ एनालीन। ठीक है, रेस्ट आर द सेम एज दिस केस। सल्फोनेशन आपने ऑलरेडी फिनॉल में पढ़ा है, तो दैट्स द सेम। सो दिस कंप्लीट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनालीन एज वेल। ठीक है, तो ये हमारा एनालीन के रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हो गए। अब हमें पढ़ना है डायज़ोनियम साल्ट्स। डायज़ोनियम साल्ट्स में ऑलरेडी आपने आधा पढ़ा है, याद है? आपने जब अराइल हैलाइड्स पढ़ा था तो डायज़ोनियम साल्ट्स इन विच N2 इज रिमूव्ड वाली रिएक्शंस वो मैंने सारी खत्म की थी। तो डायज़ोनियम साल्ट्स का जो आधा पार्ट है दैट हैज बीन कंप्लीट इन अराइल हैलाइड्स कंप्लीटली। अब उसका जो आधा पार्ट है इन विच N2 इज रिटेन। ठीक है, आज हमें पढ़ने हैं लास्ट वाला सेक्शन जो है रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम साल्ट्स which involve retention of N2. So the half part is already done. ठीक है, जिसमें हमने सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, आप अपनी टेक्स्ट को खोलिए, वहां पे आपको खुद ही पता चलेगा। तो आप अराइल हैलाइड्स में जाइए, वहां पे इसका आधा पार्ट है, जब हमने प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स में पढ़ा था। तो अब हमारे पास आधा पार्ट है, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? दैट्स कॉल्ड एज रिएक्शंस involving removal of retention of, removal वाली तो हमने पढ़ी है, retention of N2, यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें N2 रिटेन होता है। याद है आपको? अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूं कि अगर हम बेसिक डायज़ोनियम साल्ट्स के स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। एक तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और दूसरा इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, N विद अ लोन पेयर हियर पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेक्स्ट वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि canonical structures are used to explain the properties. In fact, all the properties, these are the only two canonical structures. बाकी आप यहां पे ऐसे देख सकते हैं बेंजीन के थ्रू, इस वाले में। तो ये वाला canonical structure हम एक्सप्लेन करते थे कि रिमूवल ऑफ N2 हो रहा था, क्योंकि यहां पे N2 is more stronger, so the electron cloud will be shifted, phenyl cation will be formed. We have discussed all that. अब दूसरा ये वाला canonical structure हम यूज करेंगे जिसमें कि N2 रिटेन होता है। अगर आपको N2 रिटेंशन वाली रिएक्शंस एक्सप्लेन करनी है
तो वो हमें इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होती है। अगर आपको रिमूवल वाली है तो वो सारी की सारी इससे एक्सप्लेन होती है। और अगर हम यहां पे देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पे, इस वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये एक्ट करता है। यानी इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जहां जहां पे रिटेंशन ऑफ N2 होता है, वहां पे जो डायज़ोनियम साल्ट्स होते हैं दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, बट डायज़ोनियम साल्ट्स आर वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी ये उतने खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से यहां से अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है यानी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, उस पे अटैक करके, अगर ये उस पे अटैक करेंगे तो तभी जाके नाइट्रोजन जो है वो वहां पे अटैक कर सकता है और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स जो है वो, उसका जो N2 है वो रिटेन होता है। तो हमारे लिए एक सिंपल सी कंडीशन है जो मैं आपको बताऊंगा, एक सिंपल सा पॉइंट है जिससे आप सारे के सारे रिएक्शंस को खत्म कर दोगे। ये N2 जो है ये तब आप रिटेन कीजिए अगर आपके पास बेंजीन है, अगर आपके पास मान लीजिए बेंजीन है और बेंजीन पे कोई एक्टिवेटर है, बेंजीन पे अगर एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर का मतलब क्या है? एक्टिवेटर का मतलब है अगर यहां पे OH ग्रुप है, लेट अस सपोज OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NHR है, NR2 है, यानी अगर बेंजीन आपके पास है और बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप है जिस पे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस सब केसेस में आप क्या करेंगे? उन सब केसेस में आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को यानी बेंजीन डायज़ोनियम को एक्ट कराओगे एज इलेक्ट्रोफाइल और उसके बाद अटैक कराओगे प्रेफरेंशियली एट पैरा पोजिशंस और वहां से H पॉजिटिव निकाल के Cl के साथ कंबाइन करो। लेकिन अगर आपके पास बेंजीन प्लस एक्टिवेटर नहीं है, कोई दूसरा ग्रुप है, CuCN है, वाटर है, NaOR है, जितने भी बाकी ग्रुप्स हैं, समझ आ रही है बात? बेंजीन प्लस एक्टिवेटर नहीं है, जितने भी बाकी ग्रुप्स हैं उनमें सिंपली आप N2 रिमूव कीजिए, फिनाइल केटाइन बनाइए, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक कीजिए। एक सिंपल सा ट्रिक है सारे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को खत्म करने के लिए। यानी अगर आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को यानी रिटेन करना है N2, ये तब हो जाएगा जब आपके पास बेंजीन है और बेंजीन पे कोई एक्टिवेटर है। यानी अगर आपके पास फिनॉल है तब ये रिटेन हो जाएगा, आपके पास एनालीन है तब ये रिटेन हो जाएगा, आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एनालीन है चाहे उसमें एक अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है, तब ये रिटेन हो जाएगा। और उस टाइम पे भी प्रेफरेंशियली अटैक जो है दैट विल ऑकर एट पैरा पोजिशंस, ठीक है? बट इफ पैरा पोजिशन इज ब्लॉक्ड इट विल बी अटैकिंग एट द ऑर्थो पोजिशंस। लेकिन अगर इसके बाद कोई भी बगैर कोई भी ग्रुप है, मान लीजिए आपने CuCN पे अटैक किया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, वो तो बेंजीन प्लस एक्टिवेटर नहीं है, तो आप सिंपली N2 निकालेंगे, फिनाइल केटाइन को Cl के साथ Cu के साथ कंबाइन करेंगे जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। अगर आपने वाटर डाल दिया, वाटर के इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपने वाटर डाल दिया तो इसमें भी बेंजीन प्लस एक्टिवेटर नहीं है, बेंजीन प्लस एक्टिवेटर नहीं है तो N2 को बाहर निकालिए, उसके बाद फिनाइल केटाइन बनाइए, उसके बाद OH से अटैक कराइए फिनाइल केटाइन पे, तो आपको फिनॉल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक टेक्निक है जिससे आप सारे ग्रुप को, सारे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को खत्म कर सकते हो कि इन ए सिंपल मैनर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज दैट इफ यू हैव अ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट which if you have a benzene containing activator, at that time you simply make benzene diazonium chloride as a electrophile, you make an attack on the ortho and para positions, release their H positive that combines with the Cl, and with the result you will be obtaining the product, and this also involves the retention of N2. Let's try to understand one of the reaction. Let's try to understand one of the reaction which goes as, मान लीजिए if you are asked the reaction between this and this, देख लीजिए, अगर आपको बोला गया है रिएक्शन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, आपके पास है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको रिएक्ट कराइए फिनॉल के साथ, मेक इट टू रिएक्ट विद अ फिनॉल इन बेसिक कंडीशंस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बात समझ में आई? बेस। अब बोलेंगे सर बेस क्यों? बेस आपको पता है बेस इसके लिए यूज होगी, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिनॉक्साइड आयन इज मोर एक्टिवेटर,
एज कंपेयर टू फिनॉल इटसेल्फ, क्योंकि हमने देखा कि फिनॉल की मैक्सिमम रिएक्शंस बेसिक मीडियम में की जाती है। तो यहां पे देखिए, अगर यहां पे OH है, अब मुझे बताइए क्या होगा। ये जो N2 है ये सिंपली यहां पे अटैक करेगा, यहां से H पॉजिटिव रिलीज करेगा, वो इसके साथ कंबाइन होगा, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। यू विल गेट द प्रोडक्ट एज रिटेंशन ऑफ N2 आपको करना है, यानी N डबल बॉन्ड N, फिर यहां से फिनॉल बनेगा, यहां से OH आएगा, तो यहां से N2 का रिटेंशन हो गया। इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, और यहां से प्लस HCl बनेगा। HCl विल सिंपली गेट न्यूट्रलाइज इन ए बेसिक मीडियम। समझ आ रही है बात? तो मैंने यहां पे बेंजीन प्लस एक्टिवेटर जब भी था, तो मैंने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोफाइल बनाया और पैरा पे अटैक कराया, वहां से H पॉजिटिव रिलीज किया, क्योंकि फॉर एवरी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देयर इज रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, और उसके बाद Cl उसके साथ कंबाइन करके दीज आर कॉल्ड एज डायazो कंपाउंड्स, दे आर कलर्ड कंपाउंड्स। इनका कलर होता है क्योंकि एक्सटेंसिव कंजुगेशन होती है, तो एक्सटेंसिव कंजुगेशन जब भी किसी मॉलिक्यूल में होती है वो कलर्ड हमेशा होता है। ठीक है, तो आप यहां से अगर मान लीजिए फिनॉक्साइड आयन है, उसको आप एसिडिफाई कीजिए, उसके बाद फिनॉल फिर से बनेगा, तो इट्स कॉल्ड एज, ठीक है, पैराहाइड्रोक्स अजोबेंजीन। दिस इज नेम्ड एज पैराहाइड्रोक्सी। पैरा पोजिशन पे अगर आप इस पोजिशन को देखोगे तो इट्स पैरा पोजिशन, सो इट्स नेम्ड एज पैराहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, इस लिंकेज के लिए हम यूज करते हैं अजो। बेंजीन मतलब दोनों साइड से बेंजीन है, तो दिस इज द मॉलिक्यूल दैट्स फॉर्म्ड एंड इट्स अ डाई, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द कपलिंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। मुझे बताइए एक चीज, अब अगर आप एनिलीन यूज करेंगे, पहली बात एनिलीन और फिनॉल में सिमिलरिटी है एक्सेप्ट इन ग्रुप प्रोटेक्शन मेथड, तो फिर से रिटेन हो जाएगा, क्योंकि एनिलीन इज एन एक्टिवेटर दैट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, समझ आ रही है बात, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है एक्टिवेट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को, एंड विद द रिजल्ट यू विल गेट द प्रोडक्ट इन दिस केस। सो वी हैव NH2 here and that will be the product that will be obtained. Is it clear? ठीक, इसको आप उतारिए, we will have the next example to share with you. Now we have the next example. Reaction of benzene diazonium chloride with aniline. NH2 in presence of base. In presence of what? Base. What will be the product? मुझे बताइए पहले, यहां पे रिटेंशन होगा कि रिमूवल हो, इसको देखिए आप, बेंजीन प्लस एक्टिवेटर, so there is a retention. N2 will be attacking at what position? Para position. H positive will be released, that H positive combines with Cl, and hence you will get the product like as, you will get the product as N double bond N NH2. This is the product that you will be obtained. What this will be called as? किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे. So I will write para amino azobenzene. तो जनाब this is also di molecule. This is called as the coupling reaction. ठीक है, and this was the last reaction. अब अगर यहां पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, NHR होगा तब भी रिटेंशन, NR2 होगा तब भी रिटेंशन, OR होगा तब भी रिटेंशन। बात समझ में आ रही? यानी अगर आपके पास एक्टिवेटर है, you will cause the retention, you will form the azo molecule, and with that we have completed the diazonium salts as well. Now the next will be what? We will be starting with carboxylic acids, that's carbonyl compounds. ठीक है, तो मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वो जाहिद सर जो बाकी एल्डिहाइड्स कीटोन्स है, यानी हम कार्बोलास्ट वाला टॉपिक जो है अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो उठाएंगे। तो अब हम इसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैं पढ़ाऊंगा, तो दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक। फिर बायोमोलिक्यूल्स पे
2-3 लेक्चर्स बड़े देके उसको हम फिनिश अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बायोमोलिक्यूल्स का कंसेप्ट होता है। निसार सर भी शायद आपने उसको उन्होंने आपको पढ़ाया होगा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होती है, वो डिफरेंस मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा, कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है, बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो विद दैट वी विल बी कंप्लीटिंग एंड वी आर टुवर्ड्स द लास्ट सेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लस जो है कुछ लेक्चर्स जो है कुछ जो है हमारे पास कुछ ग्रुप्स जो है उनको कुछ लेक्चर्स जो है वो रह गए थे, ठीक है। दैट आई विल अपलोड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली